नमस्कार दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय के इस पटल पर अनवरत चल रहे इस पखवाड़े में आज आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हुई हूँ एक विशेष विषय और एक बहुत ही विशेष व्यक्ति के साथ, जो कि बहुत बड़े विद्वान हैं और बनारस से हमारे साथ जुड़े हैं और उनके साथ वार्ता करने के लिए जुड़ी हैं बनारस से ही डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव जी, और जो विद्वान आज आपसे वार्ता करेंगे, जो आपको बहुत सारी नई नई जानकारियां देंगे हमारे विषय साहित्य और राष्ट्रीय चेतना में राहुल सांकृत्यायन जी के योगदान पर। वो हैं आदरणीय अवधेश प्रधान जी। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये बहुत बड़ी मैं कहूँ कि बहुत गर्व की बात है और बहुत सौभाग्य की बात है कि अभ्युदय पटल पर आप आए और आपको सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। कार्यक्रम को शुरू करें उसके पहले संगीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और रचना जी, ज्ञानवी जी और श्रीलता जी और जितने भी फेसबुक से हमारे साथी देख रहे हैं सभी का स्वागत करते हुए, शशि लाहोटी जी आपका स्वागत करते हुए निवेदन करती हूँ कि आप हमारे आज के मुख्य अतिथि का परिचय हम सभी को दें। बहुत बहुत आभार। मैं कलकत्ता से शशि लाहोटी अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में साहित्य और राष्ट्रीय चेतना के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय अवधेश प्रधान जी, जो कि इस मंच पर आज उपस्थित हैं, और इनकी गरिमामय परिचय देने का मुझे अवसर मिला है, इसलिए मैं इंदु जी आपका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया। और आपने अपने लेखन ही नहीं, आपने संपादन और अनुवादन का भी आपने कार्य किया है, और आप वाराणसी की पवित्र भूमि में रहते हैं। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किया है और वहीं पर आपने अध्यापन कार्य भी किया है। तो जिस विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई की है वहीं पर ही आपने ये अध्यापन भी किया है। तो मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत आपका अनुभव रहा होगा। और आपने इसके साथ ही राम मोहन लोहिया डिग्री कॉलेज में भी अध्यापन कार्य किया है। 40 वर्षों का आपका अध्यापन का अनुभव रहा है। और आपने संपादन कार्य में आपने हिंदी साहित्य की इतिहास की कीर्तिलता और विद्यापति का युग, साहित्य उस समय, और बहुत सी रचनाएं आपने लिखी है। काव्य और अर्थबोध, कविता का शुक्ल पक्ष, नजर, हिंदी कविताएं आदि अनेक का आपने संपादन किया है। इसीलिए हिंदी साहित्य की सेवा में आपको इतना आपने कार्य किया, तो आपको अनेक सम्मान भी मिले हैं। उन सम्मान में भगवत शरण उपाध्याय सम्मान, सावित्री त्रिपाठी स्मृति फाउंडेशन सम्मान, कर्मयोगी सम्मान, काशी विधा सम्मान, ऐसे अनेक सम्मानों से आपको सम्मानित किया गया है। इन दो पंक्तियों के द्वारा ये पंक्तियां मैं आपको समर्पित करती हूँ कि आप लेखक हैं, अनुवादक है, संपादक है। आप लेखक हैं, अनुवादक है, संपादक है, ज्ञान गंगा बहाते आप वरिष्ठ अध्यापक है। मुख पर आत्मविश्वास तेज आप में समाया है, मुख पर आत्मविश्वास तेज आप में समाया है। आपकी लेखनी ने अनगिनत सम्मान पाया है। आज की इस वार्ता के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप इस मंच की शोभा है, आपके चरणों में वंदन है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। इंदु जी म्यूट है आप। तो अब मंच आपको सौंपती हूँ डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव जी। और संगीता श्रीवास्तव जी के लिए बताऊं कि ये हमारी उत्तर प्रदेश शाखा की प्रमुखों में से भी एक हैं, और वहां पर राहुल सांकृत्यायन शोध एवं अध्ययन केंद्र चला रही हैं और बहुत सारा काम साहित्य के लिए कर रही हैं। और उसी के मध्य आपका ये भी आज का ये कार्यक्रम है, जिसमें कि वो हमारे आज के आदरणीय अवधेश प्रधान जी से वार्ता करेंगी। आपका पुनः पुनः स्वागत करते हुए मंच आपको सौंपती हूँ। बहुत बहुत आभार इंदु जी। मैं सबसे पहले मैं अभ्युदय मंच का और इंदु जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने जो ये हिंदी साहित्य को बढ़ाने की और इसके उत्थान और उन्नति का जो एक अलख जगाया है, ये इस समय हम सब
एक बूंद की तरह है और आपके साथ है। और हम लोगों का प्रयास है कि हम अपनी भाषा के लिए लड़े, आगे बढ़े और लोगों को अपने साहित्य के विषय में, साहित्यकारों के विषय में जानकारी देते रहें। उसी की एक कड़ी में आज का ये कार्यक्रम है। राहुल सांकृत्यायन का राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान कह लीजिए या उनकी महत्वपूर्ण भूमिका कह लीजिए। और मैं अपने मुख्य वक्ता के रूप में वाराणसी के प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, जिनकी राहुल जी के क्षेत्र में बहुत अच्छी और गहरी पैठ है, आप इनका वक्तव्य सुनेंगे तो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। और कार्यक्रम की शुरुआत में एक कविता से करना चाहती हूँ। राहुल का खून पुकार उठा। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने ये कविता लिखी है। अवधेश सर आपने भी पढ़ा होगा, अभिनव कदम में ये कविता छपी थी। राहुल के सिर से खून गिरे, फिर क्यों ना यह खून उबल पड़े। साधु से सोने की लंका जल न उठे। धक 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 धधक धधक जागरी महाक्रांति वाले हैं, निकल पड़े अन्यायी के चमचम चमचम पर्ची भाले। उठे कृषकों के अभिमान जाग, उठ दलितों के बलिदान जाग, उठ महाक्रांति के प्राण जाग, उठ रे मजदूर किसान जाग। अब दिन लग गए सलामी के, अवसर न रहे भूस्वामी के। वे भी मनुष्य हम भी मनुष्य, हम कायल नहीं गुलामी के, हम कायल नहीं गुलामी के। ये उस समय की कविता है जब राहुल जी एक क्रांतिकारी नेता के रूप में छपरा और सारण तमाम जगहों पर अब एक क्रांतिकारी योद्धा के रूप में उपस्थित थे। तो मैं यही से प्रश्न आरंभ करती हूँ आदरणीय अवधेश सर से कि सर इतने बड़े लेखक, साहित्यकार और इनकी उम्र मुश्किल से उस समय 28 और 30 बरस की रही होगी। तो जो एक ज्ञान पिपासु व्यक्ति है, जो ज्ञान की इच्छा रखता है, ज्ञान के लिए वो भटकता है, पंदहा से वो कनेला, पंदहा से वो बनारस आते हैं, बनारस से कलकत्ता जाते हैं, फिर वो बनारस आते हैं, फिर बनारस से छपरा चले जाते हैं। तो ऐसी क्या बातें होती हैं उनके जीवन में कि उन्होंने ये जो अपना अध्ययन, अनुसंधान और शोध का काम छोड़ के वो क्यों राजनीति में कूद पड़े। मैं अवधेश आपसे जानना चाहूंगी। संगीता जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और सबसे बड़ी चीज, इस समय पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ये महोत्सव हमें अवसर देता है कि हम स्वाधीनता संग्राम में जिन लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग किया है, बलिदान दिया है, हम उसको जरूर याद करें, क्योंकि उन्हीं के परिणाम स्वरूप आज हम स्वतंत्र हैं। तो हमारा धर्म भी है, ऐतिहासिक भी है और ये हमारा राष्ट्रीय धर्म। तो राहुल सांकृत्यायन अंतरराष्ट्रीय ख्याति के विद्वान रहे हैं, ये तो सारी दुनिया जानती है। खास तौर से उन्होंने तिब्बत की 4 बार यात्राएं करके जो बौद्ध धर्म, दर्शन, साहित्य, संस्कृति से संबंधित अत्यंत दुर्लभ सामग्री प्राप्त की और उसे लाए और सारे संसार को उपलब्ध कराया। तो उससे बौद्ध विद्या के विश्व भर के जितने विद्वान हैं सभी उससे आश्चर्यचकित रहे। और काशी प्रसाद जायसवाल ने तो यहाँ तक लिखा कि वो ईसा और बुद्ध की कोटि के महापुरुष हैं। तो ऐसे राहुल सांकृत्यायन विश्वविख्यात विद्वान और अंतरराष्ट्रीय खोजी होते हुए भी वो आजादी की लड़ाई में कैसे कूदे, ये आपका जो प्रश्न है। इस दृष्टि से कि वो राहुल सांकृत्यायन ने अपना पूरा जीवन भी आप देखें
तो किसी सीमा में रहकर बिताने के बजाय किसी बड़े लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते रहने का उन्होंने रास्ता चुना। और इसीलिए केदारनाथ पांडे नाम से उन्होंने आजमगढ़ के एक गांव में जन्म लिया था। और वो बालक घर छोड़ के निकलता है और अंततः छपरा में परसा मठ है, उस मठ में वे साधु जीवन बिताते हैं। उनका नाम है रामोदार दास। तो जिस आदमी ने घर छोड़ा ज्ञान के लिए और साधु जीवन बिता रहा है, बाकायदा वे मठ के बहुत ही उत्तराधिकारी माने जाते थे, उनके आगे पीछे तमाम सेवक लगे रहते थे। लेकिन जो देश में स्वाधीनता संग्राम की लहरें उठ रही थी, उनसे उन्होंने अपनी आंखें नहीं मूंदी, बल्कि जब वो आजादी की लड़ाई में पहली बार कूदे, यानी असहयोग आंदोलन में 1920 में जब उन्होंने भाग लिया, तो उस समय वे साधु थे और उनका नाम अभी राहुल नहीं था, रामोदार दास था। और असहयोग के साथी नाम से उनकी पुस्तक है। उसी दौर में राजेंद्र प्रसाद जी और बिहार के जितने भी बड़े नेता थे, उन सबके वह परिचय में आए। और छपरा के तो जनसाधारण में वे अत्यंत प्रतिष्ठित थे। 1921 में पहली बार और बक्सर जेल में 6 महीने का उन्होंने कारावास भोगा। और उसमें रहते हुए ही, चूंकि 1917 में रूसी क्रांति हो चुकी थी, इतना जानते थे कि वहां गरीबों का राज है, तो इतनी सी सूचना के आधार पर ही उन्होंने बाकायदा संस्कृत में एक किताब लिखी 22वीं सदी। और उसी समय कुरान शरीफ का उन्होंने अध्ययन किया। और ये कुरान शरीफ का संक्षेप भी संस्कृत में उन्होंने उसी समय लिखा। बाहर आने के बाद जनता ने उनके इस त्याग और उनके इस जुझारू संघर्ष को ध्यान में रखते हुए उन्हें जिला कांग्रेस का अध्यक्ष चुना। और फिर लेकिन उन्हें पद का मोह नहीं था, उन्होंने वह अध्यक्ष पद त्याग दिया, लेकिन वो कांग्रेस में बराबर सक्रिय रहे और उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की बराबर सेवा की। और गया कांग्रेस में उन्होंने अपना योगदान किया। और इसके बाद वह नेपाल की यात्रा से जब 1922 में लौटे, तो फिर उन्हें जेल में जाना पड़ा और वह बक्सर जेल में, फिर इसके बाद हजारीबाग जेल में भी 2 साल रहे। लेकिन जेल में भी उनका लेखन और अध्ययन बराबर चलता रहा। फिर आप देखें तो 1930 वाला जब आंदोलन आता है, सविनय अवज्ञा वाला आंदोलन, तो इस आंदोलन में भी राहुल जी ने 1930-31 में तिब्बत की पहली यात्रा से लौटने के बाद फिर वे कराची कांग्रेस में भाग लेने के लिए निकल गए। और आप देखें तो बिहार में 1934 में फिर भूकंप आया बड़ा जबरदस्त। उस समय उन्होंने, जो किसान बर्बाद हो गए थे, उनकी सेवा में पूरी तरह से अपना ध्यान लगाया और बहुत मेहनत की। आप देखिए कि इस बीच में वे लगातार शोध भी कर रहे हैं, तिब्बत की यात्रा भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब भी आंदोलन की पुकार उठती है तब वे आंदोलन में उतर पड़ते हैं। और उस समय कांग्रेस ही सबका चूंकि मंच है, तो कांग्रेस में रह करके स्वाधीनता संग्राम में योगदान कर रहे हैं। उसका अगला चरण वो है जिस पर आपने कविता सुनाई, और अगला चरण है वह किसान आंदोलन, जिसमें उन्हें सिर में लाठी लगी और उसके कारण पूरे देश में तमाम पत्र पत्रिकाओं में
राहुल जी छा गए। तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा राजेंद्र कॉलेज में प्रिंसिपल थे छपरा में, और उन्होंने उसके विरोध में यह कविता लिखी थी। तो यानी राहुल जी उस समय हीरो हो चुके थे। तो ये किसान आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के उनके योगदान का ही एक अगला पृष्ठ है, और बहुत शानदार पृष्ठ है। उस पर हम लोग फिर विस्तार से बातें करेंगे। लेकिन ये जो उनकी शुरुआत है, जो आपने यह प्रश्न किया कि जब वे अध्ययन मनन लेखन में लगे हुए थे तो आजादी की लड़ाई में कैसे कूद पड़े, इसलिए कि हमेशा एक ऊंचा ध्येय वो अपने सामने रखते थे। और इसीलिए जब भी आजादी की लड़ाई की पुकार उठी, 1920 का असहयोग आंदोलन, चाहे 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो जेल जाने से भी नहीं हिचके और उन्होंने अपना पूरा त्याग किया। लेकिन जब भी जेल से वह बाहर आए, उन्होंने उन पदों से इस्तीफा दे दिया, यानी उनको पद पर बने रहने का मोह नहीं था। इस मामले में वे एक क्रांतिकारी साधु थे, आजादी के दीवाने थे, लेकिन वे पद के लोभी नहीं थे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई। लेकिन आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, तो मैंने मोबाइल पर कर लिया है। इसको आपको ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसको लैपटॉप बंद कर। जी हाँ, ठीक है। तो जब आप किसान आंदोलन पर प्रश्न करेंगी तो फिर मैं आगे की बातें रखूंगा। अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, आपकी आवाज हमें बिल्कुल सुनाई दे रही है। उनके फोन में थोड़ी सी शायद कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो दूसरे डिवाइस से जुड़ रही हैं। जी जी जी, वो दूसरे डिवाइस से जुड़ी हैं, तो उस पर वो बात कर लेंगी। बहुत सुंदर, आपने बहुत ही सुंदर बातें बताई, जो कि हम राहुल शांकृत्यायन जी को एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के एक बहुत बड़े साहित्यकार के रूप में देखते थे, जो यात्रा वृत्तांत के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, ये तो हमें पता था। लेकिन आजादी की लड़ाई में वो इस तरह कूदे और किसान आंदोलन में उनका इतना महत्वपूर्ण रोल था, ये आज आपने पहली बार हमें बताया है। हाँ संगीता जी। जी, ये जब 1921 से 1927 तक तो ये राजनीति में रहे सर, और इन्होंने पूरा अमवारी और छपरा में किसान आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनका सर भी फूट गया, और इन्होंने अपना वहां पर भाषण दिया, वो मल्लिका भोजपुरी भाषा में दिया, भोजपुरी जिसे हम कहते हैं। तो इनके पीछे इनके जो सारे गांव के और उस क्षेत्र के जो लोग थे, इनके पीछे बुरी तरह से और इस बढ़ चढ़ के लोगों ने इनका सहयोग दिया था। उसके बाद 27 के बाद ये पुनः वापस ये अध्ययन और अनुसंधान में आ गए, और फिर उसके बाद 1939 में 11 वर्षों के बाद ये पुनः राजनीति में आए। तो ये बीच का समय में ऐसा क्यों हुआ? जी, असल में डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं, और उन्होंने प्राचीन इतिहास की खोई हुई कड़ियों का पता लगाया था। हिंदू पॉलिटी उनकी बहुत ही मशहूर किताब है सारे संसार में। उन्होंने प्राचीन इतिहास का एक नया अध्याय ही प्रस्तुत किया। तो डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने उनको कसम दिलाई। उन्होंने कहा कि देखिए, जेल जाना, सत्याग्रह करना, आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप इस देश की विभूति है, और आप जो काम कर रहे हैं, हम आजादी आखिर किस लिए चाहते हैं? इसीलिए चाहते हैं कि देश के ज्ञान की, संस्कृति की जो गरिमा है वो सामने लाई जाए। वो बड़ा काम आप कर रहे हैं, ये सब नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने उनको कसम दिलाई कि आप राजनीति में भाग नहीं लेंगे और सब छोड़कर केवल अध्ययन अनुसंधान की दुनिया में लगेंगे। और उन्होंने तिब्बत की जो यात्रा की, खास तौर से तीसरी यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जिसमें तमाम खच्चरों पर, आप जानते हैं, आपने तो बहुत काम किया है राहुल जी पर, तो 27 खच्चरों पर
तमाम पांडुलिपियां और थंका चित्र यह सब लिए हुए जब कलकत्ता में उतरे तो सारे विश्व में ये समाचार कि बहुत प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। शेरवात्स्की और संसार के जितने बड़े बड़े बौद्ध विद्या के पंडित थे सब लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया। उसी समय कलकत्ते में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि आदरणीय काशी प्रसाद जायसवाल जी ने मुझे कसम दिलाई थी, लेकिन अब उनका निधन हो गया, तो अब मुझे कोई कसम दिलाने वाला है नहीं, इसलिए देश की पुकार है, तो अब ये मैंने अनुसंधान का कार्य पूरा कर लिया, ये देश को अर्पित करता हूं और मैं बिहार जाते ही मैं तुरंत किसान आंदोलन में कूद पड़ूंगा। असहयोग आंदोलन के समय से ही स्वामी सहजानंद सरस्वती से उनका बहुत ही घनिष्ठ संपर्क हो गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती भी उनकी तरह ही और उनसे थोड़ा ज्यादा कम उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था। 1915-16 में ही सन्यासी हो गए थे वो। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती भी पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी गाजीपुर जिले के थे, जैसे कि वो आजमगढ़ जिले के थे, और उनका भी कार्य क्षेत्र लेकिन बिहार था। और बिहार में उन्होंने 1937 के बाद जो कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने, 1936 के किसान कार्यक्रम को लागू करने का उनके ऊपर दबाव बना और सब जगह किसान सभाओं ने मांग की कांग्रेस मंत्रिमंडलों से 1937 में कि फैजपुर किसान कार्यक्रम को लागू कीजिए। तो ये जो किसानों का उठता हुआ आह्वान था अपने अधिकारों के लिए, उस आह्वान ने जो आंदोलन, जो जनज्वार उठाया, उसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। और इसीलिए 1936 में बिहार प्रदेश किसान सभा के तो वो पहले से ही नेता चले आ रहे थे, लेकिन 1936 में उनको ऑल इंडिया किसान सभा का सभापति चुन दिया। तो इस तरह से अखिल भारतीय किसान संघर्ष का वह नेतृत्व कर रहे थे। और जो आंदोलन 1939 में बिहार में ज्वार की तरह उठ खड़ा हुआ था, उसको कहते हैं बकाश्त सत्याग्रह। बकाश्त यानी जमींदारों का अधिकार था खेतों पर, जबकि बटाईदार किसान उनको लंबे समय से जोतते बोते आ रहे थे, लेकिन वे काश्तकार की तरह नहीं बल्कि गुलाम की तरह रहते थे और उनसे हर किस्म की सेवाएं ली जाती थी, जिसको बेगार कहते हैं। और बेगार में और उनके घरों में स्त्रियों का भी कोई माने सम्मान नहीं था। तो उसमें छोटी जात से लेके ऊंची जात के तक के लोग, काश्तकार जितने थे, किसानों का सब अधिकार उनके पास होते हुए भी खेत उनके नहीं थे, क्योंकि वे कागज पुर्जा का काम नहीं जानते थे, अदालत का काम नहीं जानते थे, और इस तरह से कर्ज देकर और गलत पुर्जी देकर, गलत रसीदें देकर वे किसानों को फंसाते थे। इसलिए किसानों को अपने खेतों पर अधिकार के लिए बकाश्त किसान सत्याग्रह शुरू हो गया। उस समय रेवड़ा के किसान सत्याग्रह का नेतृत्व यदुनंदन शर्मा कर रहे थे। मुंगेर जिले में 1600 बीघे का बढ़िया टाल का वो आंदोलन कहलाता है, उसका नेतृत्व कार्यानंद शर्मा कर रहे थे। उसी प्रकार राहुल जी ने अपने लिए चुना छपरा का क्षेत्र, क्योंकि वो उनका जाना हुआ इलाका था। लेकिन उन्होंने हथुआ नरेश के खिलाफ आंदोलन के लिए योजना बनाई थी, और वहां एक बड़ी नहर के किनारे, नहर पर शीशम के पेड़ भी थे, तो एक बड़े जमींदार के खिलाफ वो किसानों की एक बड़ी लड़ाई छेड़ना चाहते थे। लेकिन हुआ ऐसा कि राहुल जी पर एक धारा 144 लगा दी। कहीं जाए धारा 144, कोई सभा करें धारा 144। तब राहुल जी ने मजबूरी में छपरा जिले में ही चंद्रधर प्रसाद सिंह
जो वहां के जमींदार थे उनके खिलाफ, जिसका अभी आपने नाम लिया अमवारी। तो अमवारी में उन्होंने किसान सत्याग्रह के नेतृत्व की घोषणा कर दी और वहां खेत में ईख लगी हुई थी। राहुल जी आगे बढ़े, हाथ में हंसिया लेके, उनके पीछे और सारे किसान थे और चूंकि सबसे आगे वही बढ़े, ईख वह काटने लगे और ऐसे में तमाम लठैत बुला रखे थे जमींदार ने। उन्होंने अपने मतवाले हाथियों को खड़ा कर रखा था और जब राहुल जी और पुलिस भी आ गई थी, लेकिन राहुल जी निर्भय आगे बढ़े खेत में और उन्होंने यूं ईख काटी और उन पीछे मुड़ के उन्होंने देखा। उसी समय महावत हाथी से उतरा और उसने पीछे से उनके सिर पर लाठी से प्रहार किया और उनका सिर फट गया, खून बहने लगा। बहरहाल अनेक किसानों के साथ राहुल सांकृत्यायन गिरफ्तार हुए और उन्होंने छपरा जेल में रहते हुए वहां भी और कमर में रस्सा बांधकर, हाथ में हथकड़ी लगा के जो शहर के बीच से निकाला गया उसका चित्र अखबारों ने छापा। उसकी वजह से मनोरंजन सिंह प्रसाद सिंह ने बहुत सही कहा है कि राहुल के सिर से खून बहे तो फिर वह खून क्यों न दहक उठे, उबल उठे। तो लोगों का खून उबल उठा था और इसकी वजह से राहुल एक बहुत बड़े प्रतीक बन गए आंदोलन के। सारी दुनिया में अखबारों ने उसको कवर किया और वहां जेल में रहते हुए भी लेकिन उनका लिखने पढ़ने का काम चलता रहा। और एक दूसरे साहित्यकार थे नागार्जुन, जो उनके बहुत घनिष्ठ मित्र थे, वो भी जेल में उनके साथ थे। तो जीने के लिए नाम का उपन्यास उन्होंने वहीं जेल में बोल के लिखवाया था। जी जी जी। इसके अलावा 1940 में आप देखें तो सुभाष चंद्र बोस के साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने न एक भाई न एक पाई, दूसरे महायुद्ध में हम बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का, ये जो नारा दिया, समझौता विरोधी सम्मेलन किया रामगढ़ में, तो उसकी वजह से पूरे देश में एक वातावरण बना ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध। और उसमें 1940 में उन्हें इलाहाबाद में जब उदय नारायण तिवारी के वह घर थे, उसी समय वहीं से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वे हजारीबाग जेल में लाए गए। और ये जेल की सजा बहुत लंबी थी। मजे की बात है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती भी उस जेल में एक साथ थे और दोनों मित्रों ने एक साथ एक काम शुरू किया और तब तक उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो चुका था, यानी तिब्बत की यात्रा वो कर चुके थे। तो राहुल जी ने हजारीबाग में रहते हुए ही मेरा जीवन मेरी जीवन यात्रा नाम से अपनी आत्मकथा उन्होंने लिखनी शुरू कर दी और उसी समय स्वामी सहजानंद ने मेरा जीवन संघर्ष नाम से अपनी आत्मकथा लिखना शुरू किया। इसके बाद हजारीबाग सेंट्रल जेल के बाद सारे देश से जो सबसे गंभीर क्रांतिकारी माने जाते थे उन सबको देवली कैंप जेल में लाया जाता था, जो सबसे अत्यंत कष्टप्रद जेल थी। वहीं गदर के क्रांतिकारी थे, उसी में जयप्रकाश नारायण थे, वहां कामरेड डांगे थे, नरेंद्र शर्मा थे, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नेता थे। राहुल जी को वहां कैंप जेल में, देवली कैंप जेल में रहना पड़ा और इतनी घनघोर गर्मी में टीन की छत के नीचे उस रेगिस्तान के भीतर वह जेल थी और वहां भी रोज शाम को कैदियों की क्लासेस लगती थी। वहां कक्षाओं में राहुल सांकृत्यायन ने दर्शन शास्त्र पर जो कक्षाएं ली, उन्हीं नोट्स के आधार पर बाद में दर्शन दिग्दर्शन नाम की पुस्तक तैयार हुई। तो आप यह देखें कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया एक नेता की तरह और जेल में जाने के बाद जो काम किया वो एक अध्येता की तरह।
एक शिक्षक की तरह। इस तरह उन्होंने दोनों कामों को, कहना चाहिए कि मोमबत्ती को जैसे कोई दोनों सिरों से जला दे, वैसे ही अपनी जिंदगी के दोनों छोरों को उन्होंने जला दिया और सारा का सारा प्रकाश उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए दिया, ज्ञान का भी, बलिदान का भी। और ये आदर्श सामने रखा कि लेखकों और विद्वानों को अपने देश के मुक्ति संघर्ष से आंख मूंद के नहीं रहना चाहिए। और उस देश में भी मुख्य रूप से जो श्रमिक जनता है, उन्होंने उस दौर में, आपने बहुत सही कहा, उन्होंने गांव गांव में घूमकर इतनी जनसभाएं की। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आदमी 24, 25, 26 भाषाओं का जानकार था, वो उन गांवों में जाके भोजपुरी में भाषण करता था। ये जो दूसरा महायुद्ध है, उसी दौर में उन्होंने भोजपुरी में नाटक लिखे, भोजपुरी में भाषण दिए। उनका मानना था कि हमारे किसान जो बोली बोलते हैं, उसी बोली में उनका राजनीतिक सांस्कृतिक शिक्षण प्रशिक्षण करना चाहिए। इससे उन्हें एक दूसरी भाषा सीखने में जो समय लगता है, ऊर्जा लगती है, वो बचेगा और वो जल्दी शिक्षित हो पाएंगे। ये उनका दृष्टिकोण था। एक दूरदर्शिता थी इस दृष्टिकोण में कि जनता पहले से भाषा जानती है और सही सही जानती है, उसके पास शब्द भी हैं, ज्ञान तो उसके पास है ही। इसलिए जो निरक्षर हैं वे अज्ञानी नहीं हैं, बस उनको अक्षर सिखा देना है और जो वे बोली बोलते हैं उसी बोली में उन्हें अखबार दो, उसी बोली में उनको किताब दो, उसी बोली में उनको लेक्चर दो और वे शिक्षित हो जाएं। कृषि विज्ञान या इतिहास का या भूगोल का या जो भी उनके जीवन के लिए जरूरी ज्ञान है, उस सब कुछ का शिक्षण प्रशिक्षण उनकी बोली में किया जाना चाहिए। ये उनका दृष्टिकोण था। संगीता जी, एक जगह मैंने पढ़ा और उस समय के लोगों से भी जो मैं मिला, उन लोगों ने बताया कि उस समय बिहार में देश के बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं के ही समान राहुल सांकृत्यायन की भी मान्यता थी। यानी बिहार के जनसाधारण में वे राष्ट्रीय नेताओं के बराबर माने जाते थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बाबू श्री कृष्ण सिंह और स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये जो बड़ी चोटी के बड़े कैंडे के नेता थे, ये सब राहुल सांकृत्यायन का बड़ा आदर करते थे और ये आदर उनके प्रति लोगों में आजीवन बना रहा। तो एक बहुत बड़ा आदर्श राहुल जी ने हमारे सामने कायम किया स्वाधीनता संग्राम में अपने योगदान से, और उससे भी आगे बढ़कर किसान आंदोलन में अपने योगदान से। और उसके कुछ बहुत बड़े कारण हैं। उसकी वजह यह है कि वो केवल आंख मूंद के आजादी की लड़ाई में ही नहीं कूदे थे, बल्कि उनके आगे एक सपना भी था कि आजादी के बाद स्वतंत्र भारत कैसा होगा, क्योंकि ये भी उसी समय उसका मानचित्र बनना शुरू हो गया था। अलग अलग लोगों के अपने सपने थे कि देश कैसा होगा। प्रेमचंद अपने ढंग से सोच रहे थे देश कैसा होगा, भगत सिंह अपने ढंग से सोच रहे थे देश कैसा होगा, अंबेडकर साहब के मस्तिष्क में देश का एक और चित्र था, गांधी जी के मन में एक और चित्र था ग्राम स्वराज का, नेहरू जी के भी दिमाग में एक चित्र था। उसी प्रकार राहुल सांकृत्यायन भी चूंकि स्वतंत्र चेता थे, एक विचारक थे और दुनिया के तमाम देशों में वह घूम आए थे, तो उनके दिमाग में भी एक सपना था, स्वतंत्र भारत का सपना, ये उनके मन में एक था। इसलिए जब हम जाने कि स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने क्या योगदान किया, तो यह भी जानना चाहिए कि वह स्वाधीन भारत का भविष्य किस रूप में देखना चाहते थे। यानी उनके मन में जो विजन था स्वतंत्र भारत का, वो क्या था। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई हम लोगों को, और हम लोगों को राहुल जी के
एक साहित्य और इतिहासवेत्ता और पुरातत्ववेत्ता, इसके अतिरिक्त एक क्रांतिकारी का रूप उनके अंदर विराजमान था, जो ये अमवारी का जो छपरा का की लड़ाई हुई, किसान आंदोलन हुआ, उसमें उनका वो रूप देखने को मिला। तो इसको इन्होंने, राहुल जी ने इनको, जो लोग उस समय इनके साथ मिले, उसमें कुछ लोगों के नाम मैं, जो असहयोग आंदोलन में इनके साथी थे, जैसे मथुरा बाबू, पंडित नग नारायण तिवारी, बाबू मधुसूदन सिंह, बाबू राम नरेश सिंह, बाबू लक्ष्मी नारायण सिंह, बाबू राम उदार दास, इस तरह करके मतलब आप समझिए 15-20 लोगों के नाम अभी मुझे ये पुस्तक मेरे असहयोग के साथी जो पुस्तक लिखी है, इसमें तमाम उन्हीं लोगों का इन्होंने जिक्र किया है जो लोग उस समय इनके साथ में थे। तो आपने हम लोगों को इतनी अच्छी बातें बताई और हम लोगों का समय भी लगभग हो रहा है, और हम कुछ और भी इस विषय पर कुछ और भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि आप इस विषय में और हमको क्या जानकारी दे सकते हैं, कुछ और बताएं आप। संगीता, वही मैं बता रहा था कि जब किसान आंदोलन में वह शरीक हुए तो उनके दिमाग में यह था कि ये जो श्रमिक वर्ग है, यही देश का मेरुदंड है, यही समाज का हमारा सबसे बड़ा उत्पादक वर्ग है। इसलिए आजादी का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि अंग्रेज चले गए और हमारे काले साहब लोग गद्दी पर जाके बैठ गए, इतनी ही स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ये है, उनके सामने एक ध्येय था जो कि भगत सिंह के सामने था और लोगों के सामने था। आम्बेडकर पर सबसे पहले हिंदी में कलम चलाने वाले लोगों में राहुल शंकर त्यान है। तो उनके जैसे कि गांधी जी का भी था कि देश में छुआछूत नहीं होना चाहिए, उन्होंने उसी समय से छुआछूत पर काम करना शुरू कर दिया। हम आजाद हो जाएं और देश के करोड़ों लोगों को अछूत समझते रहें, तो उस आजादी का क्या मतलब। इसलिए एक ऐसा विवेकवान समाज बनना चाहिए जो न्यायोचित समाज हो। इसलिए गांधी जी की तरह, भगत सिंह की तरह उनका भी एक दृष्टिकोण था कि सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, जात पात नहीं। दूसरे, स्त्री और पुरुष की गैर बराबरी। मेहरारून की दुर्दशा उन्होंने एक नाटक ही लिखा। तो आज जो स्त्री को इतने अधिकार मिल रहे हैं और हम एक नया सपना लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो इतना ही पर्याप्त नहीं है, इसको और आगे ले जाना है। उसी समय राहुल जी इस पर ध्यान दिला रहे थे देश का। और इसके अलावे ये लोग खुल के ये नारा लगा रहे थे कि किसानों और मजदूरों के लिए सबसे पहले स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी स्वाधीन भारत समाजवाद के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि सारी धन संपदा का निर्माण उसने किया है। इसलिए उस धन संपदा का उपयोग सबसे पहले उसको शिक्षित और उन्नत करने के लिए करना चाहिए, और शिक्षा का प्रसार अधिक से अधिक हो, सामाजिक न्याय हो, स्त्री पुरुष की और छूत अछूत की और चारों वर्णों की, जात पात की जितनी भी गैर बराबरी है हर किस्म की, वह दूर हो। यानी वो देश को समाजवाद के सांचे में ढालना चाहते थे। ये उनका एक सपना था जो हमको प्रेमचंद के उपन्यासों में दिखता है, भगत सिंह के अनेक व्याख्यानों में और उनके लेखों में दिखाई देता है, अंबेडकर में वह अंतर्दृष्टि दिखाई देती है। तो इस तरह से राहुल जी केवल एक शोध पंडित ही नहीं थे, एक लेखक ही नहीं थे, एक इतिहासकार ही नहीं थे, बल्कि वे स्वातंत्र योद्धा भी थे, एक समाज चेता राजनेता भी थे और चिंतक भी थे, जो देश, स्वाधीन देश को एक नए सांचे में ढालने का सपना भी उनके वह लेखन में हमें दिखाई देता है। तो राहुल जी इस मामले में देखिए तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व लेके आए थे, और हिंदी में इतना बड़ा व्यक्तित्व, विश्व स्तर का व्यक्तित्व
दूसरा नहीं है। यानी एक और वो जितने अंतरराष्ट्रीय हैं, दूसरी ओर वो उतने ही बिल्कुल जनपदीय हैं, बिल्कुल मिट्टी से लग करके भोजपुरी में बोलते हुए गांव गांव घूमते हुए चल रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और वो ईसवी सन से भी पूर्व का इतिहास अपनी कल्पना के जरिए रच सकते हैं, और दूसरी तरफ आजादी के बाद 22वीं सदी का भी वह सपना देख सकते हैं कि देश कितना महान होना चाहिए, कितना समानता और न्याय से परिपूर्ण होना चाहिए। तो संगीता जी, आपने ये अवसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी पर बात करके। जी बहुत बहुत आभार सर। बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन सुन के वो चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। और आज का वक्तव्य हम लोग सुन के हम लोगों ने राहुल जी के बारे में बहुत कुछ जाना जो हम लोग नहीं भी जानते थे। जैसे एक प्रश्न था भी मेरा कि उस समय वो क्यों इसमें आए, तो ये पता चला कि काशी प्रसाद जायसवाल जी के कारण वो आए थे और उस बीच वो चले गए थे। तो एक ये बहुत बड़ी बात है कि उनके सामने उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था और वे आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे देश को मेरी आवश्यकता है और मैं इसमें इनके सहायता रहूंगा। तो मैं मंच से यहाँ इंदु झुनझुनवाला जी का भी हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि एक 4 दिवसीय कार्यक्रम इन्होंने अप्रैल माह में भी चलाया था। सर आपको बस जानकारी दूं, राहुल जी पर तमाम लोगों ने, वक्ताओं ने और जो हमारे इस संस्था से जुड़े लोगों ने अपने अपने विचार दिए थे। इसमें कुछ नहीं तो 40-50 लोगों के ने अपने वक्तव्य ऑनलाइन दिए थे। तो एक बहुत अच्छा सुअवसर प्रदान कर रही हैं आप, और मैं मंच की बहुत आभारी हूँ कि आप राहुल जी के लिए को भी अपने साथ लेकर चल रही हैं, क्योंकि राहुल नहीं तो हम नहीं। ये मेरी सोच है कि यदि राहुल नहीं तो हिंदी नहीं, भाषा नहीं। और राहुल जी ने इतना कुछ हमारे साहित्य के लिए किया है कि हम कितना भी ऋण उतारना चाहे, हम ऋण नहीं उतार सकते। एक जगह भरत ने भी हनुमान के प्रति ये कहा है, भरत के प्रति ये बात कही है कि भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। तो वही बात है कि हम लोग इन्होंने जितना अथाह हमारे ऊपर साहित्य हमें दिया है, और जो कुछ अभी काशी प्रसाद जायसवाल जी के संग्रहालय पटना में रखा हुआ है और उस पर अनुसंधान करने वाले लोग नहीं है, ये हमारे इस समय समाज की बड़ी दुखी कर देने वाली बातें हैं कि वो उस तरह के शोधकर्ता नहीं है जो उनकी चीजों को, चाहे पाली हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साहित्य हो, चाहे इतिहास हो, चाहे पुरातत्व हो, इतनी सामग्री उन्होंने तिब्बत से लाकर छोड़ी हुई, बौद्ध धर्म की इतनी सामग्रियां हैं। ये हमारे समाज का एक दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में अब ऐसे बहुत कम वीर योद्धा, जिसको हम कहेंगे जो जुझारू प्रवृत्ति रखते हो, और वो ये काम करे। तो और मैं इंदु जी से कहूंगी कि आप बेंगलोर में जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको थोड़ा कहिए कि वो इस काम में थोड़ा जुटे और राहुल जी की जो कृतियां पड़ी हुई हैं उनका उद्धार करने का प्रयास करें। आप वहां पर बिशप कॉलेज में प्रोफेसर हैं, आपके वहां पर बहुत सारे परिचित लोग हैं और ऐसे बड़े साहित्यिक लोग भी हैं जो इस काम का यदि बीड़ा उठाएं, वो अपने स्कॉलर्स लोगों से, अपने स्टूडेंट्स लोगों से कह के ये काम करवा सकते हैं। तो पुनः मैं बहुत बहुत आभार देती हूँ अंतर्राष्ट्रीय अभ्युत संस्था का, इंदु दी का, जिन्होंने हमें ये मंच साझा करने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर संगीता जी, बहुत ही सुंदर। अभी जो मंच पर जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो अगर कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, या उन्हें आदरणीय अवधेश जी से कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो तो। चलिए, तो कोई कुछ नहीं कह रहा है तो आपका आज का वक्तव्य इतना ज्यादा मतलब जानकारी वाला था, इतना ज्ञानवर्धक था, एक अलग परिप्रेक्ष्य को, एक अलग दृश्य को हमारे सामने उन्होंने रखा। जैसा कि संगीता जी ने कहा कि 4 दिन का हमारा कार्यक्रम, हमने चतुर्दिवसीय कार्यक्रम रखा था, लेकिन उस कार्यक्रम में भी ये परिप्रेक्ष्य निकल के नहीं आया था जिसमें कि 40 से अधिक लोगों ने भाग लिया और अपने वक्तव्य दिए, और उसको हम पुस्तक रूप देने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन 40 लोगों में राहुल जी गए,
उन 40 लोगों ने राहुल जी को पढ़ा, वो पढ़े तो उनसे 40 से 400 तक जा सकते हैं। Exactly. बात ये, हाँ बिल्कुल वही होता है। और लेकिन आज एक नया पक्ष आपने हमारे सामने रखा, तो मैं हमारी संस्था की उत्तर प्रदेश शाखा की प्रमुख में से एक डॉक्टर रचना शर्मा जी से कहूंगी, निवेदन करूंगी कि वो आप लोगों का धन्यवाद करें संस्था की ओर से। बहुत बहुत आभार इंदु जी, मुझे अवसर देने के लिए। आदरणीय प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी को नमस्कार करती हूँ। और जैसा कि हर बार आपको सुनना बहुत कुछ देख करके जाता है, वैसे ही आज भी था कि हम बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जान सके। अच्छे विद्वानों को सुनने का यह सबसे बड़ा लाभ होता है कि जो हम 10 किताबों से पढ़ करके निकालते हैं और कई महीनों का समय जिसमें लगता है, वो हमको उनकी झोली से बहुत प्रेम से हमारे पास वो चला आता है। तो उसी तरह से आपके इस वक्तव्य से जो ज्ञान हमें मिला है, हम उसके लिए ऋणी हैं। और मैं इंदु जी अवधेश सर के लिए बताना चाहूंगी कि इनको विवेकानंद जी पर, रविन्द्रनाथ टैगोर पर, इन सब पर सुनना अद्भुत है। और बहुत कई बार इनको सुनने का अवसर हुआ। अभी हमारे महाविद्यालय में भी एक कार्यक्रम था, उसमें भी आप लोगों ने आमंत्रित किया था, वहां पर भी आपके व्यक्तित्व से और वक्तव्य से हम लोग रूबरू हुए। तो जितनी बार, जैसे कि तुमसे जितने बार मिली हूँ, पहली बार मिली हूँ, ऐसा लगता है। और हर बार कुछ नया सुनने को मिलता है, ये इनकी विशेषता है। और जैसे कि निचोड़ इनके पास एक बॉटल में इन्होंने भर भर के रखा है और वो इसको पानी की तरह ढालते जाते हैं, और पानी जितना पीने में सहज होता है, उतनी सहजता से विद्यार्थीगण या हम सब जैसे श्रोता या जो सुधी जन हैं, जो जिज्ञासु हैं, वो उसको प्राप्त करते जाते हैं, आप प्लावित होते हैं, उससे लाभान्वित होते हैं। मैं अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ओर से इस मंच पर आपका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि बहुत व्यस्तताएं रहती हैं और उन सब, अभी भी शायद आप यात्रा पर थे और वहां से लौट करके आए हैं, हम लोग के लिए समय निकाला है, हम सब आभारी हैं। इंदु जी, आपका भी आभार है हमारे साथ। मैं आपको सर बताना चाहूंगी कि शैल दी जुड़ी हुई है, जो अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय मंच की एक संस्थापक सदस्य की अंतर्राष्ट्रीय सचिव हैं, अंतर्राष्ट्रीय सचिव हैं, और बनारस की हैं, और अभी इंग्लैंड में रह रही हैं और इंग्लैंड से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक इनकी पत्रिका भी लेखनी के नाम से चलती है और बराबर इनका सहयोग और आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहता है। और बहुत सारे लोग अभी इस समय हमारे साथ बैंगलोर से, और मुझे लगता है कि साउथ से बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और जितने लोग यहाँ पर होंगे उससे ज्यादा लोग फेसबुक पर आपको देख और सुन रहे हैं। जी जी। तो मैं इतना समय देने के लिए आभार व्यक्त हूँ। संगीता जैसा कि हमेशा अपनी व्यस्तताओं के बीच से बहुत कुछ करने की कोशिश करती है, इसको देखती हूँ तो लगता है कि मैं इसके सामने कहीं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत व्यस्त समय से भी समय निकाल करके बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े कार्यक्रम करती रहती है। तो बहुत सारा प्यार और सम्मान और अपनापन, यूं ही आगे बढ़ती रहो, यशस्वी हो, ऐसी कामना करती हूँ। सर को प्रणाम करती हूँ और निवेदन करती हूँ बाबा विश्वनाथ से कि आपको दीर्घायु करे और हम सब आपके साथ ऐसे ही मिलकर के साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें। और मैं मंच इंदु जी को समर्पित करती हूँ। जी, और एक मैं भी अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, आपका और संगीता जी का। और एक सूचना देना चाहूंगी कि रविवार को सुबह 11 बजे से हम इस पूरे 15 दिवसीय कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं, और उसमें हमारे साथ जितने भी मुख्य अतिथि और वक्ता और वार्ताकार जुड़े हैं, और जितने भी शाखा के, जो हमारी शाखाओं ने जो कार्यक्रम किए हैं, उनके अध्यक्ष और सचिव, तो वो सभी उसमें शामिल हों। सर, आपसे भी निवेदन करूंगी, भले ही थोड़ी देर के लिए आप जरूर जुड़ें, आपका सम्मान भी हम कर रहने का सौभाग्य पाएंगे। और 2 शब्द इस पूरे कार्यक्रम के निचोड़ के रूप में भी आपसे सुनना चाहेंगे, आशीर्वचन। तो जितना सा भी समय हो, 11 बजे से है, इसी लिंक से जुड़ना है, बाकी आमंत्रण आपको संगीता जी के थ्रू और हमारे थ्रू मिल जाएगा। तो 14 तारीख सुबह 11 बजे हम लोग सब एक बार फिर से मिलेंगे। जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी की जानकारी के लिए भी 14 तारीख सुबह 11 बजे भारतीय समय के अनुसार कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया और लंदन के सभी साथियों से कह रही हूँ कि आप लोग भारतीय समय अनुसार सुबह 11 बजे आप लोग जरूर जुड़ें, और सारे वक्ताओं के, उसको जो कहते हैं ना कि जो रस जो रह गया, उनके कार्यक्रम का जो सार रह गया, उसको भी सुनेंगे।
और हम सभी का सम्मान प्राप्त और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आजादी के पूर्व दिवस पर, आजादी के दिन इसलिए नहीं रखा कि उस दिन और बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं, तो एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और जितना आपके लिए रचना जी और संगीता जी ने बताया है, सर चाहूंगी कि आपके पास जब भी समय हो हम एक और विषय को लेकर के आपके साथ चर्चा। बिल्कुल 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 सर, ये बहुत अच्छा आप वक्तव्य देते हैं। हम लोग तो मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते हैं। नहीं, और इतनी सारी किताबों को पढ़ना हर किसी के लिए संभव तो बता देता है कितना आसान हो जाता है आज के लिए। आपको बताऊं इंदु दी कि जब से मैंने 2000 से राहुल जी की संस्था खोली है, अवधेश सर तब से मेरे साथ है, और 22 वर्षों में ये जब भी मैं कहती हूँ, कभी इन्होंने राहुल जी पर वक्तव्य देने या किसी कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने से इनकार कभी नहीं किया, और अपना सारा समय ये पठन पाठन में ही बिताते हैं। और लग रहा है शैल दीदी कुछ कहना चाहती हैं। शैल दी, आप कुछ कहना चाह रही थी कि जी। टैगोर और विवेकानंद पे सुनना वाकई में बहुत सुखद होगा। जी। अगर अवधेश जी यदि उसके लिए वक्त निकाल पाए तो जरूर। नहीं, उनको निकालना पड़ेगा, ये हम बच्चों की बड़ों को माननी पड़ती है। बिल्कुल, विवेकानंद जी के विषय में इसका पूरा शोध है, बहुत अच्छा। नहीं तो हम सबसे पहले विवेकानंद जी के विषय में जानना चाहेंगे। लगता है कि स्वयं विवेकानंद जी इनके अंदर उपस्थित हो गए। दोनों, टैगोर भी और विवेकानंद भी। जी दोनों हम विवेकानंद के विषय में जानना चाहेंगे। रचना जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी अभी सर पर संगीता जी ने अपना दावा किया है कि जब से संस्था इन्होंने शुरू की है तब से सर इनके साथ 2002 से हैं ना। जी, जब मैं पीएचडी कर रही थी तब से मैं सर को जो है नहीं, मैंने जब से पहली बार जब सर को अपने गुरुजी प्रोफेसर विश्वनाथ भट्टाचार्य जी के यहाँ देखा तो मैंने देखा कि ये एक झोला था सर के कंधे पर, सर का फेवरेट झोला है, और आज भी मुझे इतना प्रभावित किया। मुझे लगा कि वो एक, उसके बाद इन लोगों की बातचीत गुरुजी से चल रही थी, उसको सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत विद्वान आदमी है, और अब कहीं भी इनका कोई कार्यक्रम होगा तो मुझे निमंत्रण हो या न हो, मैं अपना जा करके मुझे सुनना है, और इसको मैंने कायम रखा। और सर मेरे मन में बहुत अंदर तक बसे हुए हैं, इससे तुम्हारे से ज्यादा मेरा दावा है सर पर। अभी सुनिए, आप दोनों के दावे हम खारिज करते हैं। मैंने कोई दावा नहीं किया, जब से मेरे साथ जुड़े हैं तब की मैंने बात की, उसके पहले क्या था क्या नहीं था मुझसे कोई मतलब नहीं है। संगीता जी और रचना जी, आप दोनों के दावे खारिज होते हैं, क्योंकि आप लोग अतीत की बात कर रहे हैं, मैं आज और अभी की बात कर रही हूँ इस पल पे, क्योंकि मैं दावा करती हूँ। आप लोग क्यों लड़ रहे हो? सूरज तो सबका